सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे कॉस्ट 2026 के रिगार्डिंग, एंड यहाँ पे हम मॉक सेशन सब देखेंगे यहाँ से। एंड इस वाली वीडियो में हम फिजिक्स का मॉक सेशन देखेंगे। 45 एमसीक्यूज होंगे बिल्कुल, जिस हिसाब से आपके एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज वगैरह हैं वो पूछे जाते हैं। नाउ एक और बात, यहाँ पे आप किधर जाओगे, आप प्ले लिस्ट में जाओगे। जब आप प्ले लिस्ट में जाओगे आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी जेके बोपी एंड कॉस्ट के रिलेटेड। नाउ जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आपको यहाँ पे फर्दर 2 और वीडियोस मिलेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू जेके बोपी, जो हमने रिसेंटली कराए थे। जेके बोपी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के मॉक सेशंस हमने कराए थे। बट देखिए डिफरेंस कहाँ पे आता है। डिफरेंस अगर मैं बात करूँ, जो जेके बोपी एंड हमारे पास कॉस्ट होता है, जेके बोपी में थोड़ा सा पेपर जो होता है ये ऑन ईजियर साइड होता है, एंड कॉस्ट में पेपर जो होता है वो मीडियम लेवल का हमारे पास होता है, यानी कि जेके बोपी के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छे लेवल का होता है। सो देयरफॉर यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास होंगे वो थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, एंड आपके एग्ज़ाम के हिसाब से यहाँ पे एमसीक्यूज हमने लिए हैं, सो दैट आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए एंड आपको अपनी तैयारी जो है उसके बारे में यहाँ पे आइडिया हो जाए कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड साथ में अपना स्कोर भी आप मेंशन करना कि आपका कितना स्कोर आ रहा है एंड आपकी तैयारी कैसी चल रही है अभी तक। नाउ देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इट इज़ बेसिकली, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशंस। सो आपको बताना है कि इनमें से जो आपको पेयर यहाँ पे दिया गया है, जो भी पेयर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, यू हैव टू चूज दैट पेयर जिसमें इक्वल डायमेंशंस आपके पास नहीं है यहाँ पे। सो देखिए ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, एनर्जी एंड टॉर्क, देन यू हैव बीन गिवन फोर्स एंड इम्पल्स, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर। नाउ एनर्जी की अगर आप बात करोगे या फिर टॉर्क की, नाउ एनर्जी हमारे पास क्या होती है, एक टाइप की एबिलिटी, मतलब टू डू वर्क, यानी कि वर्क के डायमेंशंस होंगे। एंड टॉर्क में भी आपको ऑलरेडी पता है कि वर्क के ही डायमेंशंस होते हैं। फिर एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें या फिर प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करें, ई इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ से एच के डायमेंशन से आप निकालोगे ई अपॉन न्यू। सो एच के डायमेंशन एंड एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास होता है उसके डायमेंशंस जो हैं वो हमारे पास सेम निकल के आते हैं। सिमिलरली इलास्टिक मॉडुलस, जो भी मॉडुलस हमारे पास होता है, चाहे हमारे पास यंग्स मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, या फिर शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, अच्छा, या फिर प्रेशर हो, स्ट्रेस हो, इन सभी के जो डायमेंशंस हैं, प्रेशर, स्ट्रेस, इलास्टिक मॉडुलस मीन्स यंगर्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, इन सब के डायमेंशंस क्या आते हैं, सेम आते हैं। देयरफॉर द पेयर जो इनमें से होगा दैट विल बी फोर्स एंड इम्पल्स। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि फोर्स की इक्वेशन हमारे पास, फोर्स के डायमेंशन हमारे पास क्या होते हैं, m1 l1 t माइनस 2, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स हमारे पास। अच्छा, इम्पल्स ऑलरेडी आपको पता होगा कि जो इम्पल्स हमारे पास है दैट इज फोर्स इनटू टाइम। सो यहाँ पे टी आ गया। सो फोर्स के डायमेंशंस कैसे यहाँ पे रहेंगे? सो दिस इज दी ऑप्शन जहाँ पे आपको सेम या इक्वल डायमेंशंस नहीं मिलेंगे दोनों पेयर्स में, फोर्स एंड इम्पल्स। सो फोर्स में अलग डायमेंशंस होंगे, इम्पल्स में अलग। बेसिकली जो इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, इन दो में सेम टाइप ऑफ डायमेंशन हमारे पास होते हैं। ये चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होगी। नाउ ये वाले क्वेश्चन के ऊपर आइए, पढ़िए क्वेश्चन। एंड जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं दीज हैव बीन टेकन फ्रॉम आपका जेई हो गया, आपका नीट हो गया, जेकेसीईटी हो गया, कॉस्ट हो गया, सभी से मैंने लिए हैं एंड चूज करके लिए हैं। जिस हिसाब से 1-2 ईयर से आपका पैटर्न आ रहा है उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे लिए हैं। पढ़िए, अ पार्टिकल मूव्स along a straight line such that its displacement at any time t is given by। सो डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है बाय दिस इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट आपको मेंशन किया गया है कि इट इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो। सो आपको वेलोसिटी निकालनी है जब एक्सेलरेशन जीरो होगी। सो जितने भी डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे वो सारे आपके यहाँ पे लगेंगे। सो आपको पहले क्या गिवन है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हैज़ बीन गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम, टी क्यूब माइनस 6t², अच्छा, प्लस 3t प्लस 4 यहाँ पे। नाउ आपको क्या करना है, आपको इनिशियली वेलोसिटी निकालनी है। सो वेलोसिटी हमारे पास होगा ds/dt, डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएशन करूँगा। अच्छा, सो दिस विल बी टी क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3d² माइनस यहाँ पे 6t² की डिफरेंशिएशन क्या होगी, यहाँ पे दिस विल बी 12t। अच्छा, 3t की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3। सो ये आपने क्या निकाली, ये आपने वेलोसिटी निकाली। क्लियर? ये आपने क्या निकाली, वेलोसिटी निकाली। इसको इक्वेशन 1 मानिए, दिस इज इक्वेशन 2 हमारे पास वेलोसिटी की। नाउ
एक्सेलरेशन भी निकालिए। क्यों? आपसे कह रहा है कि द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। सो पहले आप एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करिए, दैट विल बी dv अपॉन dt। सो आपको फर्दर इस इक्वेशन की क्या करनी होगी, डिफरेंशिएशन करनी होगी। करिए, 2 3 4 6, फिर यहाँ पे t माइनस 12t की डिफरेंशिएशन क्या होगी, -12, 3 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0। सो ये आपने फिलहाल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की इक्वेशन यहाँ पे निकाली। दिस इज इक्वेशन थर्ड हमारे पास। नाउ आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। सो बेसिकली आपको v निकालना है कब, जब एक्सेलरेशन आपकी जीरो है, तब आपको बताना है कि v का वैल्यू कितना होगा। सो आप एक्सेलरेशन को क्या करिए, पुट करिए जीरो थर्ड इक्वेशन में। सो a इज इक्वल टू 6t माइनस 12। सो ये आपने एक्सेलरेशन निकाली। सो दिस विल बी देयर फोर 6t माइनस 12 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि आपको गिवन है कि वेलोसिटी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है जब एक्सेलरेशन जीरो होगी। सो यहाँ से आपको t का वैल्यू निकलेगा, 12 इधर जाएगा एंड यहाँ से आपका 6t। नाउ t जब आप निकालोगे t विल बी 12 अपॉन 6। सो t आपका कितना निकलेगा, t आपका 2 सेकंड यहाँ पे निकलेगा। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइनल वैल्यू वेलोसिटी का निकालना है जब आपके पास t का वैल्यू कितना निकल के आया एट 2 सेकंड। सो t का वैल्यू किधर आप पुट करोगे, इक्वेशन 2 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 यानी कि फ्रॉम वेलोसिटी इक्वेशन v जो हमारे पास होगा v एट, ऐसे आप लिखोगे v एट t इज इक्वल टू 2। हमारे पास v का वैल्यू क्या निकलेगा, दिस इज 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, दैट इज 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। डालिए यहाँ पे ये t का वैल्यू। सो दिस विल बी 3। अच्छा, यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस यहाँ पे 3। सो दिस इज 2 2 आर 4, 4 3 आर 12 हमारे पास, माइनस 24, 12 इंटू 2 कितना बनेगा, -24 प्लस 3। यहाँ पे 12 एंड 3 आपका कितना हुआ, 15, 15 माइनस 24। सो 15 माइनस 24 कितना निकल के आएगा, दिस विल कम आउट टू बी -9। सो -9 जो है ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन कि 2024 या 2025 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, उतना मतलब इस लेवल का नहीं था, सिंपल था, बट इसी लेवल मतलब इसी टाइप का पूछा गया था। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जहाँ पे आपके सारे डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, कहाँ पे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन वगैरह में। सो आई बिलीव कि आपको डिफरेंशिएशन के ऊपर होल्ड होगा, ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेट से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए लॉजिक गेट्स की अगर हम बात करें, जनरली क्लास 12th में ये चीज़ें आप नहीं पढ़ते हो, बट यहाँ पे सिलेबस के अंदर होते हैं, आपके पास लॉजिक गेट्स पूछे जाते हैं। सो देखिए इवन नीट में भी आपसे लॉजिक गेट्स पूछे जाते हैं, यहाँ पे भी कॉस्ट में भी लॉजिक गेट्स पूछे जाते हैं। नाउ यहाँ पे आपको लॉजिक गेट दिया गया है, आपको बोलना है कि यहाँ पे जो आउटपुट आपका रहने वाला है, व्हाट विल बी द आउटपुट। देखिए यहाँ पे एक दो तरीके हैं, मतलब 2-3 तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। डिमॉर्गन की इक्वेशंस आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ट्रुथ टेबल यूज़ कर सकते हो। जनरली जो मैं प्रेफर करता हूँ, आई प्रेफर ट्रुथ टेबल। मैं हमेशा क्या प्रेफर करता हूँ, ट्रुथ टेबल। सो हमारे पास क्या है, इनिशियली इनपुट क्या है, ए और बी। सो इनपुट हमारे पास क्या है, ए और बी, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको क्या लेने होते हैं, 0 0 1 1। सिमिलरली दिस इज 0 1 0 1, ये आपके इनपुट्स रहते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऐसे ही लेने होते हैं जो आपके इनपुट्स हैं। नाउ अगर आप देखोगे जो आपका ए इनपुट है, आगे जाकर इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको नॉट हो रहा है, या फिर इसका इन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली बी जो है इसका इन्वर्ट हो रहा है, दैट इज ए नॉट, यहाँ पे बी नॉट। सो हम करते हैं ए नॉट एंड साथ में हम करते हैं यहाँ पे बी नॉट। ए नॉट एंड बी नॉट हम यहाँ पे निकालते हैं। नाउ ए नॉट का मतलब क्या है, जो यहाँ पे वैल्यूज आपको इनपुट में मिल रहे हैं उनका आपको क्या लेना है, उनका इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट मतलब अपोजिट। जो 0 यहाँ पे आपको ए में मिल रहा है उसका क्या बनेगा, 1। जो अगेन 0 मिल रहा है उसका क्या बनेगा, 1। जो 1 मिल रहा है उसका क्या बनेगा, 0। अच्छा, फिर अगेन जो यहाँ पे 1 मिल रहा है उसका क्या बनेगा, उसका 0 बनेगा। सो ये आपने क्या किया, ए का इन्वर्ट किया। सो पहुँचे आप यहाँ तक। सो यहाँ तक आप पहुँचे। सिमिलरली बी का इन्वर्ट आपको लेना है, या फिर बी का नॉट यहाँ पे लेना है। सो 0 0 विल बिकम 1, 1 विल बिकम 0। अच्छा, देन हमारे पास 0, ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम 1, एंड 1 जो हमारे पास है ये बनेगा 0। सो किया हमने यहाँ तक सॉल्व। सो हमने यहाँ तक सॉल्व किया ए नॉट, अब ए नॉट इधर जाएगा एंड बी नॉट यानी कि बी इनवर्ट इधर जाएगा। सो अब ये जो गेट हमारे पास आगे जाकर लगा है, इसमें जो इनपुट आ रहा है दैट इज ए नॉट
एंड यहाँ से जो इनपुट आ रहा है दैट इज बी नॉट। सो ये हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं, क्लियर, ये हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं। एंड गेट जो आपको दिख रहा है, क्लियर, गेट जो आपको दिख रहा है, देखिए ये हमारे पास सिम्बल्स भी होते हैं। दिस इज हमारे पास एंड गेट डी की फॉर्म में। ये जो गेट हमारे पास होता है दिस इज और गेट, ये जो हमारे पास है और गेट, ये और गेट, ये आपका एंड गेट। सो आपको कौन सा गेट दिख रहा है? और गेट, क्लियर, आपको क्या दिख रहा है? और गेट। और गेट में क्या होता है? और गेट में आप ये मानिए एक टाइप से एडिशन टाइप, मतलब एडिशन टाइप यहाँ पे चीज़ें होती हैं, क्लियर, क्या होती हैं? एडिशन टाइप। सो जब भी और गेट मिलेगा, फॉर एग्जांपल ये आपका ए और बी आ रहा है, सो आपको आउटपुट वाई चाहिए, सो दैट इज ए प्लस बी, ऐसा हम लिखते हैं। किसमें? ऐसा हम लिखते हैं और गेट में। एंड गेट में कैसे हम लिखते हैं? ये आपके इनपुट्स आ रहे हैं ए और बी, अच्छा, जो आपको आउटपुट वाई मिलेगा उसको हम लिखते हैं ए डॉट बी। सो दिस इज एंड गेट और आर गेट हमारे पास। सो यहाँ पे आपको और गेट दिख रहा है, मीन्स हमें ए प्लस बी लेना है, बट यहाँ से ए नॉट आ रहा है, यहाँ से बी नॉट आ रहा है। सो हम क्या लेंगे? ए नॉट प्लस यहाँ पे बी नॉट। सो इन दो का हमें क्या करना है? इन दो को हमें और कॉम्बिनेशन में लेना है। सो लीजिए 1 और 1 एडिशन में क्या बनता है? यहाँ पे 1 ही हमारे पास। 1 और 0 एडिशन में क्या बनेगा? ये 1 और 0 एडिशन में क्या बनेगा? 1 ही। 0 और 1 एडिशन में क्या बनेगा? 1 ही। 0 और 0 एडिशन में क्या बनेगा? ये 0 बनेगा। आई बिलीव ये चीज़ें आपको आती होंगी, क्लियर, ये चीज़ें आपको आती होंगी। नाउ अब देखिए सिंपली अब हमारा आउटपुट मिलने जा रहा है। सो यहाँ तक आप पहुँचे, यहाँ तक आप पहुँचे। सो आगे आपको आउटपुट है, अगेन यहाँ पे इसको इन्वर्ट किया गया। ये जो डॉट इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो डॉट लगा होता है ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने इन्वर्जन लिया, या फिर हमने इन्वर्ट किया है, या फिर हमने इसका नॉट लिया है। सो आपको क्या करना है? ए नॉट प्लस बी नॉट का होल नॉट लेना है सिंपली यहाँ पे। सो क्योंकि ये नॉट आएगा होल नॉट में, सो इसको, ये जो वैल्यूज हैं इनको आपको इन्वर्ट करना है। सो 1 बनेगा 0, 1 बनेगा 0, 1 बनेगा 0, 0 बनेगा 1। सो दिस इज योर आउटपुट वाई। सो ये आपको क्या मिला? ये आपको आउटपुट वाई यहाँ पे मिला। सो अब आपको बताना है कि ये जो आउटपुट वाई आपको मिला, इन इक्वेशंस में से कौन इसको सेटिस्फाई करेगा, क्लियर, इन इक्वेशंस में आपको कौन सेटिस्फाई करेगा। नाउ यहीं पे मैं आपको एंड जो है उसका ट्रुथ टेबल बता लेता हूँ। एंड गेट जो हमारे पास है उसका ट्रुथ टेबल जो हमारे पास होता है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, इट इज़ लाइक दिस 0 0 1 1 0 1 0 1। सो ये आपको हमेशा लेना है। ये जो चीज़ें हैं ना इनपुट में ए बी का, ये आपको फिक्सड रखना है ऐसे ही। नाउ एंड गेट में क्या होता है? जो भी 0 और 0 ये बनेगा 0, 0 और 1 ये बनेगा आपका 0, 1 और 0 ये बनेगा 0। जब आपके पास दोनों 1 होंगे, यानी कि आपके पास, आप ये मानिए आपके पास ऑन कंडीशन होगी, उसी केस में आपका ऑन होगा, यानी कि उसी केस में आपका बल्ब ग्लो करेगा। ये चीज़ें आपने सीखी होंगी। अच्छा, सो दिस इज, ये जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहा है, ये किसका आउटपुट मिलता है हमें? ये हमें मिलता है और एंड गेट का आउटपुट। दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट, या फिर ये हमारे पास है आउटपुट किसका? एंड गेट का। सो देयरफॉर मुझे बताइए ये वाले क्वेश्चन में ये आपको आउटपुट मिला, क्या ये और ये सेम है? देयरफॉर ये कब सेम है? जब आपने ए डॉट बी निकाला, y इज इक्वल टू ए डॉट बी। अच्छा, y इज इक्वल टू क्या निकाला आपने? y इज इक्वल टू ए डॉट बी। देयरफॉर आपका आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है? दैट इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। मीन्स जो फाइनल आउटपुट आपको मिल रहा है दैट इज एन एंड गेट। सो आपको फाइनल आउटपुट में क्या मिल रहा है? आपको फाइनल आउटपुट में यहाँ पे एंड गेट मिल रहा है, क्लियर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। अच्छा, इसके लिए बताइए और गेट के लिए आउटपुट क्या होता है? सॉरी, जो ट्रुथ टेबल होता है वो क्या होता है? सो ए बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे आप लिख लेते हो। फिर यहाँ से 0, अच्छा 0 1 1 0 1 0 1, यहाँ पे इसी केस में ग्लो नहीं करेगा, दैट इज 0 प्लस 0 होगा 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 हो गया 1। सो ये आपको ट्रुथ टेबल मिलता है किस केस में? ये आपको ट्रुथ टेबल मिलता है और गेट के केस में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर। सो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इवन डी मॉर्गन्स इक्वेशंस का भी यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। बट मुझे जो बेस्ट तरीका लगता है वो ये, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल माइन्यूट हैं। नाउ ये वाले क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन 1 डायमेंशन। सो आपको बताना है कि इन कर्व्स में से कौन सा कर्व यहाँ पे मोशन इन 1 डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये वाला कर्व आप देखिए, ये वाला कर्व आप देखिए, या फिर ये वाला कर्व देखिए, एंड फिर ये वाला। नाउ आपने क्वेश्चन
आपने स्क्रीन पॉज की होगी एंड अपनी तरफ से आपने आंसर मार्क किया होगा। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं एट एनी टाइम कोई भी टी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, लेट मैंने ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे सिलेक्ट किया टाइम एक्सिस पे। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ से जब आप देखोगे हमारे पास ये टाइम मैंने फिक्सड लिया, लेट मैंने ये वाला टाइम जो है फिक्सड लिया। नाउ इसी टाइम पे यहाँ पे वैल्यू कुछ आ रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रहा है, एंड ये वैल्यूज आपको किसके आ रहे हैं? यहाँ से वेलोसिटी के। सो लेट दिस इज v1, दिस इज v2। सो आप देख रहे हो कि एट वन टाइम, मतलब एक ही टाइम पे, एट सिंगल टाइम, ऐसे हम कहेंगे एट सिंगल टाइम t, at single time t we are getting two velocities v1 and v2। सो एक सिंगल टाइम पे, एक सिंगल कॉन्स्टेंट टाइम पे हमें दो वेलोसिटीज मिल रही है v1 एंड v2। क्या ये वन डायमेंशनल मोशन है? क्या ऐसा 1D में पॉसिबल है? जी नहीं, ऐसा 1D में पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन बी जो है डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन, बाकी सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 5 देखिए, टू प्रोजेक्टाइल्स of same mass and with same velocity are thrown at angle 60 डिग्री and 30 डिग्री। सो एक को हमने थ्रो किया है एट 60 डिग्री एंड दूसरे को हमने थ्रो किया है एट 30 डिग्री यहाँ पे। सो लेट दिस इज θ1, दिस इज हमारे पास θ2 विद दी हॉरिजॉन्टल। अच्छा, देन विच विल रिमेन सेम। सो आपको बताना है कि यहाँ पे आपको अलग अलग पैरामीटर्स दिए गए हैं, इनमें से सेम क्या रहने वाला है? टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, या फिर ऑल ऑफ देम। नाउ अगर आपको याद होगा, आप एक इक्वेशन यूज करते हो कि रेंज इज सेम, आर जो हमारे पास सेम होता है फॉर एंगल्स, याद है ना? किन एंगल्स के लिए? थीटा एंड 90 माइनस थीटा। सो रेंज आपका सेम होता है किसके रिलेटेड? अगर θ1 में थीटा रखूं एंड θ2 में कितना रखूं? 90 माइनस थीटा। फॉर एग्जांपल आप थीटा यहाँ पे लीजिए कितना? 60। अच्छा, फिर निकालिए 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 आपका कितना निकलेगा? 30 डिग्री। सो देयरफॉर क्लियरली आपको दिख रहा है कि एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री अगर आप ये दो एंगल्स रखोगे, क्लियर, यानी कि इन एंगल्स पे आप क्या करोगे? इन एंगल्स पे आप प्रोजेक्टाइल को सेम करोगे। उस केस में सेम क्या रहने वाला है? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो आपका सेम रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, इफ ए वेक्टर 2i plus 3j plus 8k is perpendicular to vector 4j minus 4i plus alpha k, then the value of alpha is। आपको बताना है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा, एंड आपसे कह रहा है कि वेक्टर्स क्या हैं? वेक्टर्स दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। वेक्टर्स आपस में क्या है? वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। नाउ आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, डॉट प्रोडक्ट में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, क्लियर, दो वेक्टर्स ए एंड बी अगर परपेंडिकुलर हैं, सो देयरफॉर उस केस में उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू जीरो। उन दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू जीरो। सो दो वेक्टर्स, दिस इज वेक्टर ए एंड ये आपके पास क्या है? ये आपके पास वेक्टर बी है। सो इनका आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, करिए आप। दिस इज 2i प्लस 3j प्लस 8k। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट करिए किसके साथ? बी वेक्टर के साथ, दैट इज 4j माइनस 4i। यहाँ पे एग्जामिनर ने थोड़ा सा ट्विस्ट लाया है, देखिए पहले j फिर यहाँ पे i, ताकि आप गलती करो। आप यहाँ पे i लिखो फिर यहाँ पे j लिखो, अच्छा आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अच्छा, फिर यहाँ पे अल्फा के, सो आपको ध्यान रखना है दिस विल बी इक्वल टू जीरो। सो ये आपका किसके बराबर निकलेगा? ये आपका जीरो के बराबर यहाँ पे निकलेगा। क्लियर, किसके बराबर निकलेगा? जीरो के बराबर। नाउ 2i, यहाँ से आपको 4i ढूंढना है। सो 2 इंटू 4 आपका कितना होगा? 8, एंड बीच में यहाँ पे माइनस है क्योंकि यहाँ पे है माइनस 4i, एंड i इंटू आई कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा, प्लस यहाँ पे 3j प्लस यहाँ पे 4j। सो 3 4 4 कितना बनेगा? 3 4 4 आपका यहाँ पे 12 बनेगा। सो इनिशियली आपने क्या किया? इनिशियली आपने 2i और 4i का मल्टीपल किया। 2i क्योंकि i का किसके साथ होता है? i के साथ। j का किसके साथ होगा? j के साथ। k का किसके साथ होगा? k के साथ। सो 2i इंटू 4i, बट 4i क्या है? नेगेटिव, सो दिस विल बी -8। सो 2 इंटू 4 हो गया 8, बट माइनस साइन आएगा। फिर हमारे पास 4 3 4 12। फिर हमारे पास देखिए 8 इंटू अल्फ़ा, यहाँ पे मल्टीपल होगा, सो दिस विल बी हमारे पास 8 अल्फ़ा। सो दिस विल बी 8 इंटू अल्फ़ा इक्वल टू 0। सो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। नाउ -8 प्लस 12 आपका, सो -8 प्लस 12 दिस विल बी +4। सो दिस इज इक्वल टू 8 अल्फ़ा आपका, दिस इज इक्वल टू 0।
क्लियर। और 8 अल्फ़ा जो होगा दैट विल बी -4, और अल्फ़ा जो होगा दैट विल बी -4/8, सो दैट विल बी -1/2। सो -1/2 जो है दैट इज़ आपका आंसर यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। सो ये प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है, एंड जिनका मैथ्स होगा उनके लिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं। नाउ ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी एफ मैस 3 kg। सो बॉडी आपको दी गई है, यहाँ से बॉडी को ही आ रही है, कितना मैस दिया गया है 3 kg, हिट्स ए वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो ऐसे ये जो बॉडी है या फिर बॉल है ऐसे हिट कर रही है वॉल को, एंड रिटर्न्स एट द सेम एंगल, एंड एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री, फिर ये सेम एंगल पे रिटर्न कर रही है दैट इज अगेन 60 डिग्री। अच्छा, द इम्पैक्ट टाइम वॉज 0.2 सेकंड, यानी कि ये कितने टाइम के लिए यहाँ तक वॉल के साथ फॉर एग्जांपल स्टिक रही, 0.2 सेकंड के लिए, यानी कि ये इसका इम्पैक्ट टाइम था। अच्छा, दी फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी वॉल इज, साथ में आपको यहाँ पे नीचे क्या दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी दी गई है। जो बॉल है या फिर बॉडी है उसकी वेलोसिटी आपको 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे दी गई है। आपको क्या निकालना है, आपको फोर्स एक्सर्टेड यहाँ पे निकालना है। क्लियर, आपको क्या निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड। अगेन आप यहाँ पे मोमेंटम इक्वेशन का क्या कर सकते हो, मोमेंटम इक्वेशन का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास कोई बॉल है। अच्छा, ये आ रही है, इसने क्या किया, इसने इधर की ओर हिट किया। क्लियर, सो ये फॉर एग्जांपल विद वेलोसिटी v आ रही थी। सो इसका मोमेंटम आप निकालिए। सो मोमेंटम के क्या निकलेंगे, दो कंपोनेंट्स यहाँ पे निकलेंगे। ये वाला एंगल हमारे पास कितना 60 डिग्री। क्लियर, अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा सो बाय डिफ़ॉल्ट ये एंगल भी हमारे पास 60 डिग्री ही होगा। क्लियर, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अच्छा, सो मीन्स अगर ये थीटा, ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। सो देयरफॉर ये वाला कंपोनेंट जो होगा दिस विल बी कॉस थीटा, सो एम वी कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट जो होगा दिस विल बी साइन थीटा, एम वी साइन थीटा। सिमिलरली फिर जो बॉल है उसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, सो दिस एंगल आपको अगेन गिवन है यहाँ पे, ये भी 60 डिग्री है। क्लियर, ये भी आपके पास 60 डिग्री है। सो यहाँ से भी फर्दर आप दो कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स निकलेंगे। क्लियर, यहाँ पे भी दो कंपोनेंट्स निकलेंगे। अच्छा, ये हमारे पास थीटा, सो दिस विल बी एम वी कॉस थीटा। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, दिस विल बी एम वी साइन थीटा। सो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये आपका एम वी साइन थीटा आ रहा है, ये आपका एम वी साइन थीटा आ रहा है। मतलब जो चेंज इन मोमेंटम होगा अलोंग एक्स डायरेक्शन, क्योंकि हम अलोंग एक्स डायरेक्शन ही कैलकुलेशन करेंगे डेल पी एक्स, सो दैट विल बी हमारे पास एम वी साइन थीटा माइनस इंटू माइनस। ध्यान दीजिए, दिस विल एम वी साइन थीटा, फिर माइनस, फिर इस एम वी साइन थीटा की डायरेक्शन अपोजिट दैट इज माइनस एम वी साइन थीटा। सो दिस विल बी ट्वाइस एम वी साइन थीटा हमारे पास। क्लियर, ट्वाइस एम वी साइन थीटा। सो आप अब यहाँ पे चीज़ें निकाल सकते हो। कैसे, अब आपके पास इक्वेशन बनी मोमेंटम के लिए, चेंज इन मोमेंटम के लिए 2mv साइन थीटा। सो 2 लीजिए, m आपको गिवन है कितना, मैस आपको 3 kg दिया गया है, वेलोसिटी आपको 10 सेकंड की दी गई है। अच्छा, साइन थीटा, साइन आपको कितना दिया गया है 60 डिग्री, यहाँ पे आपको एंगल दिया गया है थीटा। सो दिस इज 2 3 6 इंटू 10 हो गया आपका कितना 60 यहाँ पे। सो दिस इज 60 एंड साइन 60 हमारे पास कितना होता है √3/2। सो दिस इज हमारे पास √3/2। सो ये आपने क्या निकाला, ये आपने चेंज इन मोमेंटम निकाला। आपको क्या निकालना है, आपको फोर्स निकालना है। इजीली आप निकाल सकते हो। फोर्स हमारे पास क्या होता है, अभी जो स्टार्टिंग में इम्पल्स की इक्वेशन बताई थी, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। सो फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा इम्पल्स अपॉन टाइम। वहीं पे बताया था कि इम्पल्स एंड मोमेंटम के सेम डायमेंशन होते हैं, यानी कि आप लिखते हो फोर्स हमारे पास होता है dp/dt या फिर डेल्टा p अपॉन टी हमारे पास। सो ये इक्वेशन बनी। सो डेल्टा p ऑलरेडी आपने निकाला है कितना 60। अच्छा, इंटू √3 डिवाइड/2 होल डिवाइड बाई किससे आपको करना है, टी से। एंड टी आपको कितना दिया गया है, टी आपको 0.2 सेकंड यहाँ पे दिया गया है। कितना दिया गया है, 0.2 सेकंड यहाँ पे आपको दिया गया है। नाउ अब आप चीज़ें जो हैं, चीज़ें आप और इजीली कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, दिस इज 2 नीचे आएगा, सो दिस विल बी 60 √3 नीचे 2 इंटू 0.2 कितना बनेगा 0.4। नाउ फर्दर आपको यहाँ पे सॉल्व करने की नीड भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है 60, यहाँ पे 4। सो आप देखोगे कैसे 60 और 4 की कहानी बनती है। सो 4 1 4 4 15। सो इसका मतलब 515 आपका आंसर होना चाहिए। सो 15 एक ही जगह आपको दिख रहा है, दैट इज यहाँ पे 150 √3 आपका आंसर
आंसर रहेगा। सो यहाँ से आपको फर्दर सॉल्व करने की नीड भी नहीं होती है, क्लियर। या फिर आप इसको फर्दर क्या बना सकते हो, 0.4 को आप क्या बनाओगे, 4 बनाओगे। सो जब आप इसको 4 बनाओगे, 0.4 को आप क्या बनाओगे, 4, यहाँ से चढ़ेगा 10 पावर -1। सो 10 पावर -1 ऊपर चढ़ेगा, ये बनेगा 600 डिवाइड बाई 4 कितना होगा, 150। सो ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नाउ आगे बढ़िए, देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, द फोर्स F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph shown below. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 सेकंड। सो यहाँ से आपको टाइम दिया गया है, क्लियरली आपको दिख रहा है। यहाँ से आपको क्या दिया गया है, यहाँ से आपको फोर्स दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ से आपको फोर्स दिया गया है। नाउ अगर आप देखोगे कोऑर्डिनेट्स, ये जो टाइम के कोऑर्डिनेट्स में जो डिफरेंस दिया गया है, क्लियर, 0, 2, 4, 6, 8। सो वो आपको कितना दिया गया है, 2 का डिफरेंस यहाँ पे आपको दिया गया है, कितना, 2 का डिफरेंस। एंड यहाँ से जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं फोर्स के, दे आर 3 एंड 6। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना है। नाउ यू हैव बीन गिवन, आपको क्या गिवन है, आपको फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है, क्लियर। आपको क्या गिवन है, फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है। नाउ अभी हमने क्या देखा, हमने देखा जो इंपल्स होता है दैट इज फोर्स इनटू टाइम। एंड जब हमारे पास दो क्वांटिटीज का मल्टीपल होता है एंड उनके मल्टीपल से तीसरी क्वांटिटी निकलती है बाय ग्राफ, उस तीसरी क्वांटिटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय एरिया, क्लियर, बाय एरिया। सिमिलरली फोर्स हमारे पास होता है आई अपॉन टी, फोर्स हमारे पास क्या होता है, आई अपॉन टी। सो अगर आपको आई वर्सेस टी ग्राफ दिया जाए एंड आपको फोर्स निकालना होगा, वो आप कैसे निकालोगे, वो आप स्लोप से निकालोगे। सो फोर्स आप स्लोप से निकालोगे क्योंकि यहाँ पे दो जो क्वांटिटीज हैं वो डिवीजन में आ रही हैं, यहाँ पे जो दो क्वांटिटीज हैं वो मल्टीपल में आ रही हैं। सो यहाँ पे जो तीसरी क्वांटिटी है वो एरिया से निकलेगी एंड इस केस में जो तीसरी क्वांटिटी है वो स्लोप से निकलेगी। इतना आपको ग्राफ्स में क्लियर कट होना चाहिए, क्लियर। ये चीज़ जो है ये आपको ग्राफ्स में क्लियर कट होना चाहिए। सो सिंपली कैसे आप यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मीन्स आपको इम्पल्स निकालना है। सो दैट इज फोर्स इंटू टी, दैट इज एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। सो आपको एरिया निकालना है फोर्स टाइम ग्राफ के अंदर। सिंपली ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया आपको निकालना है। सो आपके पास टोटल चेंज इन मोमेंटम निकल के आएगा। नाउ ये पॉजिटिव साइकिल आपका आ रहा है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। सो ये एरिया सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी दो जो है वो आपके एडअप हो जाएंगे। सो सिंपली निकालिए इस ट्रायंगल का एरिया। सो इस ट्रायंगल, क्योंकि ये हमारे पास ट्रायंगल है, सो इसका एरिया कितना होगा, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितनी, 2। सो 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी, 6 यहाँ पे। सो 1/2 ऑफ 2 इंटू 6, फिर माइनस आपको इसका करना होगा, क्लियर। सो देखिए इसका यहाँ से कितना बनेगा। नाउ यहाँ से ये जो कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है ये आपके पास क्या है, ये 2 एंड यहाँ से कितना नीचे, यहाँ से 3। सो -2 इंटू 3, फिर आपको प्लस करना होगा ये वाला कोऑर्डिनेट। देखिए ये डिफरेंस कितनी, ये डिफरेंस यहाँ पे 4 की एंड यहाँ से कितनी, ये डिफरेंस यहाँ से 3 की। सो निकालिए सिंपली, देखिए यहाँ पे होगा क्या, 2 और 2 कटा, यहाँ पे क्या बना, 6। अच्छा 6 -2, 3 आर 6 प्लस यहाँ पे 4 3 आर 12, ये और ये गया। सो आपके पास आंसर क्या बचा, आपके पास आंसर बचा 12 न्यूटन सेकंड। सो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ग्राफ्स में आएंगे जहाँ से आपको स्लोप पूछेगा, एरिया पूछेगा। सो ये क्वेश्चन जो हमारे पास था ये एरिया का क्वेश्चन था। सो इस इक्वेशन का आपने यूज किया, del P इज इक्वल टू आई, दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, क्लियर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, if the force on a rocket moving with a velocity of 300 meter per second is 210 Newton, then the rate of combustion of the fuel is। Now we know that जो हमारे पास फोर्स होता है, फोर्स की अगर मैं बात करूँ, फोर्स हमारे पास होता है dp अपॉन dt। ना मोमेंटम किसके बराबर होता है, mv के बराबर। सो दिस इज d बाई डी टी इंटू mv हमारे पास। सो ये हमारे पास फोर्स की इक्वेशन बनती है और इसको मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं v अपॉन डी एम बाई डी टी। सो ये हमारे पास फोर्स की इक्वेशन बनेगी, क्लियर। ये हमारे पास क्या बनेगी, फोर्स की इक्वेशन। नाउ आपको सब चीज़ें गिवन है एंड किस केस में बनती है, जब आप रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ते हो, क्लियर। सो फोर्स ऑन ए रॉकेट मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ इतना, कितना, 300 मीटर पर सेकंड। सो वेलोसिटी आपको कितनी दी गई है यहाँ पे, 300 मीटर पर सेकंड। अच्छा इज 210 न्यूटन। सो फोर्स आपको 210 न्यूटन दिया गया है। देन द रेट ऑफ कंबशन, सो रेट ऑफ कंबशन आपको निकालती है, यानी कि आपको डी एम बाई डी टी यहाँ से क्या करना है, आपको डी एम बाई डी टी यहाँ से फाइंड आउट करना है। सो दिस इज डी एम बाई डी टी आपका क्या निकलेगा, 210 अपॉन 300।
सो दिस इज सिंपली यहाँ से ये और ये गया। सो 21 डिवाइड बाई 30 आपको करना है, या फिर 21 डिवाइड बाई 3 करिए इनिशियली। सो दिस इज 3 7 आर कितना आपका 3 7 आर होता है हमारे पास 21 और नीचे एक और 0, सो दिस इज 0.7। सो 0.7 जो है ये आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा मैथ्स आपको इतना आना चाहिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निपटाने में। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ ओनली 3 फोर्सेस, ईच फोर्सेस प्रपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस इज नोन एज। बताइए ये कौन सी थ्योरम हमारे पास है? गुल्डीनास थ्योरम, मैक्स थ्योरम, कास्टिलिंगोन्स थ्योरम, या फिर लेनीज थ्योरम? मे बी आपके सर ने पढ़ाई होगी क्लास 11th में, जब आप फोर्सेस पढ़ते हो या फिर फोर्स इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ते हो, सो वहाँ पे आपके सर ने पढ़ाई होगी। दिस थ्योरम हमारे पास क्या होती है? दिस इज लेमीज थ्योरम। ये थ्योरम हमारे पास क्या होती है? ये थ्योरम हमारे पास लेमीज थ्योरम होती है। एंड लेमीज थ्योरम के अंदर क्या होता है? सिंपली जल्दी जल्दी आपको बता लेते हैं। ये अगर हमारे पास बॉडी है एंड ये बॉडी जो हमारे पास है, अगर इट इज़ अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्स, सो अगर ये बॉडी हमारे पास है, इट इज़ अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस। लेट मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है 3 फोर्स। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कैसे आप लेमीज थ्योरम लगाते हो। क्लियर? सो ये हमारे पास है, ये हमारे पास 3 फोर्सेस यहाँ पे है। एंड लेट एंगल्स भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट जो एंगल्स हमारे पास है इनको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट दिस इज अल्फा एंगल, लेट दिस इज बीटा एंगल, दिस इज गामा एंगल। ये हमारे पास क्या है? गामा एंगल। एंड लेट ये जो फोर्स है दिस इज F1, ये हमारे पास है F2, ये फोर्स हमारे पास क्या है? दिस इज F3, ये हमारे पास क्या है? F3। नाउ सिंपली देखिए जो हमारे पास लेमीज थ्योरम है ये क्या कहती है? ये कहती है सिंपली जो ये वाला फोर्स F1 है, ध्यान से देखिएगा, F1 के अपोजिट। नाउ अगर आप देखोगे ये आपके पास है F1 के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है? गामा एंगल। सो आपको लेना है F1 अपॉन साइन गामा, दिस इज इक्वल टू, अच्छा लीजिए किसी और फोर्स को, F2 को, फॉर एग्जांपल F2 के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है? अल्फा एंगल। सो दिस इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू, अब कौन सा फोर्स बचा? F3। नाउ F3 देखिए, F3 के अपोजिट कौन सा एंगल? बीटा। सो दिस इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन बीटा हमारे पास। सो दिस इज द इक्वेशन किसके लिए बनती है, या फिर इस इक्वेशन का आप यूज कर सकते हो कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेस को निकालने के लिए। सो दिस इज हमारे पास लेमीज थ्योरम। एंड ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, बताइए लेमीज थ्योरम कब हमारे पास एप्लीकेबल होती है? सो ये भी आपको याद रखना है, जब हमारे पास जो फोर्सेस हैं दे आर कोप्लेनर एंड कनकरंट। कोप्लेनर एंड कनकरंट फोर्सेस हमारे पास होंगे। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन के अंदर, कनकरंट मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर जो लाइन ऑफ एक्शन होगा। जो लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे देखिए, एक ही पॉइंट के ऊपर तीनों फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं एंड एक ही प्लेन। फॉर एग्जांपल ये जो प्लेन मैंने दिखा है, लेट यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल, मतलब ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे वर्टिकल प्लेन। सो प्लेन क्या है? वर्टिकल। एंड इस एक पॉइंट के अलोंग तीनों फोर्स लग रहे हैं। सो कोप्लेनर एंड कनकरंट फोर्स हमारे पास होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इक्वेशन भी पूछ सकता है, एंड ऐसे स्टेटमेंट भी यहाँ पे पूछ सकता है, या फिर सिंपली न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। क्लियर? आपको 3 एंगल देगा, 2 फोर्सेस दे के रखेगा, एक आपको निकालना होगा। क्लियर? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2 बॉडीज ऑफ मैसेस m एंड 4m। सो 2 बॉडीज आपको दी गई हैं जिनका मैस m एंड 4m आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज। सो इनका लीनियर मोमेंटम आपको निकालना होगा। क्या निकालना है? लीनियर मोमेंटम। सो बॉडीज के मैसेस आपको दिए हैं m एंड 4m। सो लीनियर मोमेंटम का रेशियो आपको निकालना है। सो सिंपली देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है? p²/2m। अच्छा आपको क्या बोला गया है? इक्वल काइनेटिक एनर्जी। सो इसको हटाइए, 2 को हटाइए, सो p और m के बीच रिलेशन निकाल के आइए। सो p² जो होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू m, और आप ये कह सकते हो p जो हमारे पास होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू √m। सो p जो हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा, सो p विल बी प्रोपोर्शनल टू √m हमारे पास, है ना? सो अब यहाँ से मामला खत्म। सो p1/p2 जो होगा दैट विल बी √m1/m2 आपके पास। सो इक्वेशन में आपको क्या दिया गया है? आपको m एंड 4m यहाँ पे दिया गया है। सो
हुआ क्या, m और m यहाँ से कटा, आपके पास क्या बचा, √1/4। √1/4 किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर। सो 1/2 आपका आंसर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इन इलास्टिक कोलिजन। सो आपको क्या दिया गया है, इन इलास्टिक कोलिजन। सो इन इलास्टिक कोलिजन आपको दिया गया है, बता क्या रहा है, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर कंजर्व्ड। मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी आर नॉट कंजर्व्ड। मोमेंटम एंड काइनेटिक, यहाँ पे बोल रहा है सारे कंजर्व, यहाँ पे बोल रहा है कोई भी कंजर्व नहीं। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड बट टोटल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। फिर टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन होता है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड एंड अगेन टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी दोनों केस में हमारे पास आप ये कह सकते हो कंजर्व रहती है। सो मेन जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के ऊपर आ रहा है। क्लियर। सो काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में आपकी कंजर्व नहीं रहती है। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज 2.5 न्यूटन मीटर अबाउट द ओरिजिन। सो आपको टॉर्क दिया गया है, मास आपको दिया गया है बॉडी का, इफ दी फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ 1 न्यूटन, फोर्स आपको दिया गया है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इज 5 मीटर, जो रेडियल डिस्टेंस है वो आपको 5 मीटर दी गई है। देन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर इज, सो आपको पोजीशन एंगल सिंपली निकालना है। सो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली टॉर्क की इक्वेशन यूज़ करनी है। टॉर्क हमारे पास होता है RF sin थीटा। सो सब चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है, आपको जस्ट sin थीटा निकालना है। टॉर्क आपको कितना गिवन है, 2.5 न्यूटन मीटर। अच्छा, आर रेडियल डिस्टेंस आपको दी गई है कितनी, 5 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर। अच्छा, फोर्स आपको कितना दिया गया है, फोर्स आपको 1 न्यूटन दिया गया है। मैथ्स के साथ आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, इनटू साइन थीटा जो आपको निकालना है। सो 2.5, अच्छा 5 × 1 होगा 5, सो 2.5 डिवाइड बाई 5, सो 2.5 डिवाइड बाई 5 ये आपका निकलेगा साइन थीटा। सो साइन थीटा विल बी 2.5 डिवाइड बाई 5, सो दिस विल बी 1/2। बताइए साइन थीटा कब आपके पास 1/2 निकलता है, जब हमारे पास थीटा कितना होता है 30 डिग्री या फिर π/6। सो π/6 आपका आंसर रहेगा। सो π/6 या फिर आपका कितना 30 डिग्री, π/6 या फिर 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये वाला, a wheel has angular acceleration of 3 radian per second square and an initial angular speed of इतना in a time of इतना it has rotated through an angle। सो आपको बेसिकली यहाँ पे एंगुलर रोटेशन बतानी है कि कितना ये बेसिकली क्या कर रहा होगा, कितना ये रोटेट कर रहा होगा। सो आप इक्वेशन लगाओगे, थीटा जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू ω/t + 1/2 ऑफ α/t²। सिंपल सी इक्वेशन है, यहाँ से आपका थीटा निकल के आएगा क्योंकि आपको सब चीज़ें गिवन है, ω/t अल्फा। सो देखिए 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, सो दिस मीन्स ये आपको क्या गिवन है, ये आपको अल्फा गिवन है। सो प्लस यहाँ पे 1/2 ऑफ यहाँ पे अल्फा आपको कितना गिवन है 3। अच्छा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन एंड हैज़ एन इनिशियल एंगुलर स्पीड 2। सो ओमेगा आपको 2 गिवन है। अच्छा, इनटू में टी, अच्छा इन ए टाइम टी इज 2 सेकंड, सो टी कितना 2 गिवन है। सो 2 का स्क्वायर यहाँ से वैल्यू आप निकाल पाओगे, 2 2 4 प्लस यहाँ पे 1/2 ऑफ 2 2 4 3 यहाँ पे 12। सो 12 डिवाइड बाई 2 कितना होगा आपका 6। सो 4 + 6 आपका कितना होगा 10। सो 10 रेडियन जो है ये आपका यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, a semiconductor is known to have an इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ इतना। सो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन आपको गिवन है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको गिवन है दैट इज 8 × 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड होल कंसंट्रेशन, जो होल कंसंट्रेशन आपको गिवन है दैट इज 5 × 10⁻12 पर सेंटीमीटर क्यूब। द सेमीकंडक्टर इज, आपको बताना है कि सेमीकंडक्टर कौन सा है। सो सिंपली आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर वेरी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। सो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होल से ज़्यादा है, सो कौन सा हमारे पास है, दिस इज एन टाइप। सो एन टाइप आपका जो है ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। नेक्स्ट देखिए, when boron is added as an impurity to silicon the resulting material is। सो आप क्या कर रहे हो, बोरान बताइए किस टाइप की इम्प्योरिटी हमारे पास है, दिस इज ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम वगैरह हमारे पास जब आप ये प्योर सेमीकंडक्टर में डाल रहे हो, सो वो जो सेमीकंडक्टर है वो किस टाइप का बनेगा, वो हमारे पास पी टाइप का बनेगा। सो इट इज़ पी टाइप सेमीकंडक्टर, कंडक्टर नहीं सेमीकंडक्टर। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट बताइए बायसिंग के ऊपर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फॉरवर्ड बायस डायोड। सो इनमें से आपको बताना है कि फॉरवर्ड बायसिंग डायोड कौन सा है। सो पहले सिंपली आपको पीएन जंक्शन में ये चीज़ तो क्लियर कट पता होगी, क्लियर ये चीज़ तो आपको पीएन जंक्शन में क्लियर कट पता होगी क्या, कि हमारे पास जो पीएन जंक्शन है ये आपके पास है, लेट ये आपका पीएन जंक्शन है, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हो पीएन जंक्शन डायोड को। दिस इज पी साइड, ये आपका क्या रहता है, एन साइड। नाउ आपसे कह रहा है फॉरवर्ड बायसिंग। नाउ फॉरवर्ड बायसिंग में जो पी साइड होता है, क्लियर पी साइड जो होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है, एन साइड जो होता है नेगेटिव, मीन्स ये हायर पोटेंशियल पे होता है, एंड एन साइड जो होता है ये लोअर पोटेंशियल पे होता है। क्लियर, हायर पोटेंशियल पे पी आपका एंड लोअर पोटेंशियल पे आपका एन होता है, किस केस में, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में। नाउ जरा देखिए ऑप्शंस को, जरा ऑप्शंस को देखिए, ए ऑप्शन में देखिए -4 -3। सो पी अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो पी यहाँ पे -4, सो दिस इज लोअर पोटेंशियल, -3 बड़ा, सो दिस इज हायर पोटेंशियल। क्या ये हो रहा है, नहीं, दिस इज हायर पोटेंशियल, ऐसा होना चाहिए, दिस इज लोअर पोटेंशियल। अच्छा फिर ऑप्शन बी के ऊपर आइए, -2 +2 बड़ा, मीन्स दिस इज हायर पोटेंशियल, -2 छोटा, सो दिस इज हमारे पास लोअर पोटेंशियल। सो अभी भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आइए, दिस इज 3 यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए, दिस इज हमारे पास 3 एंड 5, 5 अगेन बड़ा है, सो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, सो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचेगा। नाउ जरा आइए ऑप्शन डी के ऊपर। नाउ यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे -2, बताइए बड़ा कौन, 0 जो है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू -2, सो दिस इज हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, सो ये कॉम्बिनेशन आपका बना। सो एन एट लोअर पोटेंशियल, देखिए एन साइड एट, ये एन साइड ये एट लोअर पोटेंशियल, एंड ये आपका पी साइड एट हायर पोटेंशियल, सो पी साइड आपका हायर पोटेंशियल। सो ऑप्शन डी जो है ये आपका यहाँ पे फॉरवर्ड बायस डायोड है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, let epsilon naught denotes the dimensional formula of the permittivity of vacuum if m is equal to mass, l is equal to length, t is equal to time, a is equal to electric current, then एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस आपको बताने हैं। क्लियर, किसके डायमेंशंस आपको बताने हैं, एप्सिलॉन नॉट के। सो आप यूज करिए कूलम्स इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आपके पास आर स्क्वायर, क्लियर आर स्क्वायर। अच्छा 1/4 पाई को हटाइए क्योंकि कॉन्स्टेंट आपका है। सो एप्सिलॉन नॉट को ज़रा निकालिए, एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आइए, फोर्स नीचे आएगा, सो आपके पास एप्सिलॉन नॉट बचेगा 1/4। अच्छा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि 1/4 पाई क्या है, कॉन्स्टेंट। सो इतने के डायमेंशन आपको निकालने हैं, आपके डायमेंशन बाय डिफ़ॉल्ट निकल के आएंगे। सो 1/f, एफ के डायमेंशन क्या है, m1 l1 t-2 इंटू Q1 Q2, Q के डायमेंशन AT, अच्छा इंटू में साथ में हमारे पास एक और Q2, उसके भी डायमेंशन क्या होंगे AT, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर मीन्स L, सो दिस इज L स्क्वायर। सो ये डायमेंशन निकल के आए। आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए। अच्छा नीचे ऊपर क्या बनेगा, AT 2 बार, सो दिस इज A2 T2, सो ऊपर ये क्या बनेगा, दिस विल बी A2 T2। नीचे देखिए यहाँ पे L 2 बार यूज हुआ है, सो दिस विल बी M1 L1 प्लस L2, ये आपका बनेगा L3 साथ में T-2। नाउ इस टर्म को ऊपर लेके आइए, सो M1 जो था वो बनेगा M-1, L3 जो था वो बनेगा L-3। सो फिलहाल दो ऑप्शन में आ रहा है। अच्छा इसके बाद T डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, T-2 जब ऊपर बनेगा, T-2 जब ऊपर जाएगा ये क्या बनेगा, ये आपका यहाँ पे +2 बनेगा। क्लियर, ये आपका क्या बनेगा, ये यहाँ से आपका +2 बनेगा, ये मीन्स T4, एंड साथ में आपके पास क्या बचा ऊपर A स्क्वायर। सो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। सो M-1 L-3 T4A2 आपका आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। नंबर 19, हाइगन्स प्रिंसिपल कैनॉट एक्सप्लेन। बताइए हाइगन साहब ने कौन सा यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो एक्सप्लेन नहीं किया, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन। नाउ सिंपली आपको याद रखना है, अगर हम हाइगन साहब की बात करें, जो हाइगन साहब हमारे पास थे, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, साथ में ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, देन पोलराइजेशन ऑफ लाइट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हो गया इसको भी हाइगन साहब जो हैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सो 3 इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हाइगन ने एक्सप्लेन नहीं किया। डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए। नेक्स्ट नंबर 20,
in Young's double slit experiment with monochromatic light the central fringe will be, बताइए अगर आप Young's double slit experiment में मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हो, सेंट्रल फ्रिंज जो होगा, सेंट्रल फ्रिंज हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल फ्रिंज हमारे पास ब्राइट होता है। सो सेंट्रल फ्रिंज हमारे पास ब्राइट रहेगा। नेक्स्ट, the acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above the earth is same as at a depth d below the surface of earth। देखिए कहना क्या चाहता है, ये आपकी अर्थ है फॉर एग्जांपल, ये कह रहा है कि सरफेस से ऊपर अगर आप चले गए हो, कितना, लेट सरफेस के ऊपर आप चले गए हो 1 किलोमीटर, अच्छा, अबो दी अर्थ इज सेम एट अ डेप्थ डी, एंड आप नीचे आ गए हो लेट सम डेप्थ डी, यहाँ पे अंदर आप कितना आ गए हो, डेप्थ डी। ये बोल रहा है कि इन दो पॉइंट्स पे जो हमारे पास जी है, जी का वैल्यू सेम है। क्लियर, यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो एंड डी डेप्थ नीचे आ रहे हो, अर्थ के अंदर आ रहे हो, इन दो पॉइंट्स पे या फिर इन दो हाइट्स एंड डेप्थ्स पे हमारे पास जी का वैल्यू सेम आ रहा है। आपको बताना है कि देन डी का वैल्यू क्या होना चाहिए। डी का वैल्यू जो हमारे पास है, डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्लियर, डी का वैल्यू हमारे पास क्या होना चाहिए। नाउ जी एट एनी हाइट, जी एट एनी डेप्थ, ये चीज़ें आपको पता होंगी। बताइए जी एच कितना होता है, इट इज़ हमारे पास जी इंटू 1 माइनस 2h/r। अच्छा, बताइए जी डी हमारे पास कितना होता है, इट इज़ हमारे पास जी इंटू 1 माइनस d/r। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि इन दो पॉइंट्स पे जी एच एंड जी डी यहाँ पे हमारे पास जो है दे आर इक्वल। सो जी एच इज इक्वल टू जी डी या फिर जी डी इज इक्वल टू जी एच। बताइए जी डी किसके बराबर, सो इट इज़ जी इंटू 1 माइनस d/r। अच्छा, इक्वलेंट टू जी एच किसके बराबर, जी इंटू 1 माइनस 2h/r। नाउ अगर आप देखोगे सो ये भी सेम, ये भी सेम, 1 भी सेम, 1 भी सेम, आर भी सेम, आर भी सेम। सो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पे डी और 2h में आ रहा है। देयरफॉर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे डी जो होता है, डी हमारे पास होता है इक्वलेंट टू 2h। डी जो हमारे पास होता है, क्यों, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स यहाँ पे कट होंगी। डी आपका किसके बराबर, क्योंकि देखिए जी जी 1 1 आर आर ये सभी सेम है। क्लियर, ये हमारे पास दोनों केस में सेम है। सो देयरफॉर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डी और 2h में। देयरफॉर डी किसके बराबर होगा, 2h के बराबर। सो डी आपका होगा 2 इंटू एच कितना, 1 किलोमीटर। सो 2 इंटू 1 आपका कितना, 2 किलोमीटर। सो 2 किलोमीटर आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ये वाले क्वेश्चन में द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2। व्हाट आर द साइन्स ऑफ टू चार्जेस, आपको बताना है कि साइन्स, ये हमारे पास Q1 चार्ज, ये हमारे पास Q2 चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे शो की गई हैं एंड दोनों केस में आप दिख रहे हो कि फील्ड लाइन्स जो हैं दे आर इनवर्ड। यहाँ पे भी फील्ड लाइन इनवर्ड टुवर्ड्स द चार्ज, यहाँ पे भी इनवर्ड। बताइए इनवर्ड किस केस में होता है। सो जब भी आपके पास नेगेटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज में जो फील्ड लाइन्स होती हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है। दिस मीन्स Q1 एंड Q2 बोथ आर नेगेटिव। सो दोनों हमारे पास क्या हैं, दोनों हमारे पास नेगेटिव हैं। सो ऑप्शन सी। सो दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों हमारे पास नेगेटिव हैं यहाँ पे। क्लियर। नाउ ये वाला क्वेश्चन देखिए, which of the following relations does not give the equation of an adiabatic process where terms have their usual meaning। so ध्यान दीजिएगा, आपको आइसोथर्मल नहीं, ध्यान से देखिएगा, आपको आइसोथर्मल नहीं, आपको एडियाबैटिक कंडीशन दी गई है। क्लियर, एडियाबैटिक कंडीशन दी गई है एंड इस केस में आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन हमारे पास वैलिड होती है एंड कौन सी इक्वेशन वैलिड नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस डज नॉट गिव द इक्वेशन ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस। सो एडियाबैटिक के केस में कौन सी इक्वेशन हमारे पास नहीं लगती है। सो सिंपली अगर मैं आपसे कहूँ जो एडियाबैटिक है उस केस में पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हमारी नहीं लगती है। सो हमारे पास इक्वेशंस क्या बनती है, हमारे पास इक्वेशंस बनती हैं पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक तो ये इक्वेशन हमारे पास, या फिर टी वी गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन हमारे पास। फिर पी 1 पावर माइनस गामा टी गामा दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो ये तीन इक्वेशन हमारे पास बनती है किसके रिलेटेड, एडियाबैटिक कंडीशन में। सो ये इक्वेशन जो है पी गामा T1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज नॉट वैलिड फॉर एडियाबैटिक कंडीशन। ऐसी कोई इक्वेशन एडियाबैटिक के केस में नहीं बनती है। रेस्ट बाकी जो इक्वेशन हैं वो हम निकालते हैं, बेसिकली इस इक्वेशन से हम निकालते हैं इनको ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन इस इक्वेशन से हम मॉडिफाई करके निकालते हैं। सो ये इक्वेशन यूज होती हैं किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर।
नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, दी एवरेज प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज, आपको बताना है एवरेज प्रेशर आइडियल गैस का। सो सिंपल सी इक्वेशन हमारे पास है, P इज इक्वल टू 1/3 mNv²। सो ये हमारे पास इक्वेशन होती है, वायर m जो होता है दैट इज मास ऑफ पार्टिकल। अच्छा, n क्या है, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, v क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल। सो 1/3 mNv² हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सो 1/3 mNv² विल बी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। बताइए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है, काइनेटिक थ्योरी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, यानी कि 0 केल्विन पे हमारे पास क्या होता है, जो स्पीड होती है दैट इज 0, या फिर काइनेटिक एनर्जी जो हो जाती है दैट इज इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसका मतलब जो हमारे पास मोशन है वो सीज हो जाता है। सो मॉलिक्यूलर मोशन जो है दैट स्टॉप, सो मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, an electric dipole has a pair of equal and opposite point charges q and minus q separated by a distance 2x. The axis of the dipole is defined as, बताइए एक्सिस ऑफ डाइपोल कैसे आप डिफाइन करोगे, एक्सिस ऑफ डाइपोल जो है उसको आप यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे, क्लियर, एक्सिस ऑफ डाइपोल। बताइए डायरेक्शन ऑफ डाइपोल हमारे पास क्या होती है, सिंपली जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल होती है दैट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना आपने पढ़ा होगा, जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल होती है दैट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो देयरफॉर अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। सो कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। सो डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, कहाँ से कहाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट देखिए, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 and 1000 रेडियन पर सेकंड हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज। सो आपको बताना है कि इनकी एक्सेलरेशन का रेशियो। सो ए मैक्स जो हमारे पास होता है दैट इज बेसिकली ओमेगा स्क्वायर है, या फिर बेसिकली यहाँ से आप इक्वेशन बना लेते हो, ए मैक्स जो हमारे पास है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो भी आपका हो। अच्छा, सो यहाँ से एक्स या वाई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, एंड अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी इट बिकम्स एम्पलीट्यूड। सो ये क्या बन जाता है, ये आपका एम्पलीट्यूड बन जाता है। सो यहाँ से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, अब यहाँ से कर सकते हो। नाउ आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसीज, क्लियर, आपको गिवन है द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सो आपको ए और ओमेगा के बीच रिलेशन जो है उसका यहाँ पे यूज़ करना है। सो ए मैक्स 1 अपॉन ए मैक्स 2 आपको निकालना है, दैट इज ओमेगा 1² अपॉन ओमेगा 2²। सो पहले आपको कितना गिवन है 100, नीचे आपको कितना गिवन है 1000, इनका स्क्वायर दोनों का आप ले सकते हो। सो यहाँ से होगा क्या, 0 0 कटा। सो 1/10 का स्क्वायर कितना होगा, 1/100। सो 1/100 मीन्स 1/10 पावर 2। सो 1/10 पावर 2 जो है ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्पीड v एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन a आ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फॉर द स्पीड v एंड एक्सेलरेशन a आ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हेन v इज मैक्सिमम a इज मैक्सिमम, ये बोल रहा है कि जब एसएचएम के अंदर ये बोल रहा है कि जब v मैक्स होगा a मैक्स होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। वैल्यू ऑफ a इज 0 वेन एवर वट एवर मे बी दी वैल्यू ऑफ v, जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता है कि a का वैल्यू 0, मतलब जो भी वैल्यू आप v का डाल रहे हो a का वैल्यू 0 ही निकल के आएगा। व्हेन v इज 0 a इज 0, सो ये भी नहीं है। व्हेन v इज मैक्स a इज 0, ये आपने पढ़ा है। अच्छा, सिंपल पेंडुलम के केस में भी आपने ये चीज़ें देखी होंगी, क्लियर, ये चीज़ें आपने देखी होंगी। फॉर एग्जांपल जो एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर v आपका 0 होता है। अच्छा, क्यों, क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। अच्छा, एंड a एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाता है, मैक्स हो जाता है। सो जहाँ पे v0 a मैक्स, सिमिलरली जहाँ पे v मैक्स a 0। अच्छा, इस पोजीशन पे दैट इज आपका मीन पोजीशन पे अपोजिट होगा। सो सिंपली जहाँ पे आपका v मैक्स आएगा a 0 हो जाएगा, एंड जहाँ पे आपका a मैक्स आएगा उस केस में आपका v जो है v 0 हो जाएगा। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा, क्लियर। नाउ आगे बढ़िए, देखिए ये वाले क्वेश्चन को, द इक्वेशन y इज इक्वल टू
ए साइन के वी टी माइनस एक्स रिप्रेजेंट्स वायर के का वैल्यू आपको दिया गया है 2π/λ। क्लियर, के का वैल्यू आपको दिया गया है 2π/λ। रिप्रेजेंट्स अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ए स्टेशनरी वेव, अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। यहाँ पे नाउ देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बेसिकली जो साइन है, साइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। सो आपको अगर आप देखोगे v एंड x, दैट इज आपका v और x, अगर आप देखोगे इनके बीच कौन सा साइन यहाँ पे आ रहा है, सो नेगेटिव साइन आ रहा है। सो अगर नेगेटिव साइन हमारे पास आ रहा है मतलब ये किधर की ओर मूव कर रही है, ये हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव कर रही है। एंड एक्स दिया है मतलब एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी, वाई तो नहीं होगा, मतलब ये हमारे पास एक्स और एक्स के अलॉन्ग मूव कर रही होगी। एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया है मतलब ये मूव कर रही होगी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है जो कि ट्रैवल कर रही है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, एंड इनको काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। द थर्ड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इन रेजोनेंस विद द सेकंड ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड पाइप। सो आपको क्या किया गया है, आपको यहाँ पे ओपन पाइप दी गई है एंड साथ में आपको क्या दिया गया है, क्लोज्ड पाइप दिया गया है। आपको बोला गया कि ये रेजोनेंस में है एंड इसका थर्ड ओवरटोन आपको दिया गया किसका, ओपन पाइप का। जो ओपन पाइप है दैट इज आप ये मानिए ν3 आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल। इसका आपको क्या दिया गया है, थर्ड ओवरटोन दिया गया है, इज इन रेजोनेंस विथ सेकंड ओवरटोन। ये किसके साथ रेजोनेंस में, सेकंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप। सो दिस इज ओ, दिस इज हमारे पास सी। नाउ बताइए इसका वैल्यू कितना होता है थर्ड ओवरटोन का ओपन पाइप के लिए। सो इट इज़ 4v/2l, यहाँ पे LO लिखेंगे हम ओपन। अच्छा बताइए क्लोज्ड पाइप के लिए सेकंड ओवरटोन कितना होता है, इट इज़ 5v/4l, यहाँ पे C हम लेंगे। सो सिंपली यहाँ से अब आप चीज़ें निकाल सकते हो। आपको गिवन है कि ये रेजोनेंस में है, सो इनको आप इक्वल लोगे। क्लियर, इनको आप यहाँ से क्या करोगे, इक्वल लोगे। अच्छा द लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप इज, आपको LC निकालना है बेसिकली। यहाँ पे निकालिए LC, इसको इधर लेके आइए। सो ये चीज़ें इधर होंगी, ये इधर जाएंगी। क्लियर, ये हमारे पास क्या होंगी, इधर जाएंगी। एंड पहली बात तो V और V कटेगा। क्लियर, V और V यहीं पे काटिए। नाउ 4 को नीचे लेके आइए। सो 4 × 4 कितना बनेगा, 16। 2 को ऊपर लेके जाइए, 2 5 are 10, नीचे 4 4 are 16। अच्छा ऊपर जाएगा L0 मल्टीप्लाई में। क्लियर, L0 इधर, LC आया इधर। सो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। सो LC इज इक्वल टू 10/16। 10/16 कैसे आया, ध्यान दीजिए, 4/4 16, 2 × 5 कितना 10, सो नीचे 16। सो अब आप इजीली निकाल सकते हो, दिस इज 10/16 इंटू L0 का वैल्यू आपको गिवन है कितना, दिस हैज बीन गिवन 8 सेंटीमीटर। सो 8 1 are 8, 8 2 are 16, 2 5 are 10, सो 5 आपका आंसर रहेगा। क्लियर, सो 5 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया A, प्लेट सेपरेशन D व्हेन चार्जड टू ए पोटेंशियल ऑफ V वोल्टेज। अच्छा इज, सो आपको बताना है कि इनमें से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसके लिए एनर्जी इक्वेशन कौन सी निकल के आएगी। नाउ दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हमारे पास होती हैं। वन इज U इज इक्वल टू 1/2 ऑफ A एप्सिलॉन नॉट, अच्छा E² D। सो ये पहली इक्वेशन हम यूज़ करते हैं जनरल वे में। अच्छा एक और इक्वेशन इसी को मॉडिफाई करके हम बना लेते हैं, दैट इज 1/2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट V/D का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। सो देयरफॉर ये वाली इक्वेशन मैच कर रही है एनर्जी में। सो इट इज़ 1/2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब इसने इस क्वेश्चन में दोनों का क्या दिया है, दोनों का स्क्वायर कॉमन दिया है, कॉमन नहीं मतलब अलग करके इन दोनों को दिया है। सो ये इक्वेशन जो है दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन। सो ये दो इक्वेशन जनरली एनर्जी के लिए आप यूज करते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ चार्ज Q पासिंग इन टाइम T थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज, सो Q आपको गिवन है फंक्शन ऑफ टाइम। सो Q आपको गिवन है 5t² + 3t + 1। द वैल्यू ऑफ करंट एट T = 5 सेकंड। सो अगेन डिफरेंशिएशन टाइप क्वेश्चन है। सो अगेन आप कर सकते हो। सो आपको करंट का वैल्यू निकालना है, I = dq/dt। इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करनी होगी, करिए 2 5 are 10, यहाँ से t प्लस यहाँ पे 3 एंड आपको निकालना है I एट द रेट ऑफ T = 5 सेकंड। सो डालिए 10 × 5
प्लस यहाँ पे 3, सो 10 5 आर कितना 50, 50 एंड 3 आपका कितना बनेगा, दिस विल बी 53, सो 53 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द मटीरियल हुज रेजिस्टिविटी इज इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर, सिलिकॉन, कॉपर, सिल्वर एंड निक्रोम। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसके ऊपर टेम्परेचर उसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं करता या फिर इनसेंसिटिव रहता है। आपने टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ा हुआ है, क्लियर, वहाँ पे आपने देखा था रो वर्सेस टेम्परेचर जो ग्राफ हमारे पास बनता है अलॉयज के लिए, दैट इज़ लाइक दिस, क्लियर। फॉर एग्जांपल निक्रोम की अगर आप बात करते हो या फिर जो अलॉयज हमारे पास जनरल है उनकी आप बात करते हो, सो यहाँ से क्लियर कट आपको पता चलता है कि यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, सो देयरफॉर ऑप्शन विल बी हमारे पास निक्रोम, क्लियर, सो इट इज इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर। नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 100 watt at 220 volt is operating at 110 volt। सो जो बल्ब हमारे पास है, बल्ब की जो रेटिंग है, क्लियर, बल्ब की जो रेटिंग है दैट इज 100 वाट। सो पावर रेटिंग दी जाती है जहाँ से आप बल्ब लाते हो मार्केट से, उसके ऊपर पावर रेटिंग दी होती है। सो दिस इज़ दी रेटिंग, ये आपको रेटिंग है बल्ब के ऊपर, इज़ ऑपरेटिंग एट 110 वोल्ट। इसकी जो पावर रेटिंग है वो आपको गिवन है, अच्छा वोल्टेज रेटिंग गिवन है, बट ये ऑपरेट कर रहा है अभी 110 वोल्ट्स पे ही। व्हाट इज़ दी पावर कंज्यूमर, आपको बताना है कि अगर ये दिस इज़ पी, दिस इज़ वी, अगर ये 110 पे क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, सो उस केस में पावर कितना होगा, क्लियर। सो उस केस में आपको बताना है कि उस केस में कितना पावर हमारे पास जो है वो कंज्यूम हो रहा होगा। सो सिंपली P इज इक्वल टू V²/R, इस इक्वेशन का आप यूज़ कर सकते हो, क्लियर। और इनिशियली आप क्या करोगे, आप इनिशियली देखोगे जो आपके पास पावर रेटिंग ओरिजिनल पावर रेटिंग है, क्लियर, जो आपके पास ओरिजिनल रेटिंग है, इस रेटिंग पे रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको निकालना है कि इस रेटिंग पे रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी बनेगी। सो निकालिए R आपका बनेगा V²/P। जब आपने मार्केट से बल्ब लाया उस केस में आप निकालोगे इनिशियली, जब आपने मार्केट से बल्ब लाया उसकी जो रेटिंग आपको गिवन थी उस बेस पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना बनेगा। सो सिंपली आप लोगे V²/P, R का वैल्यू V आपका कितना 220 इंटू 220 डिवाइड बाई P आपका कितना 100 यहाँ पे। नाउ आपको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, देखिए 22 इंटू 22, 22 इंटू 22 का स्क्वायर, या फिर आप बोलोगे 22 का स्क्वायर, एटलीस्ट 25 तक आपको सारे स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 25 स्क्वायर तक आपको सारे स्क्वायर याद होने चाहिए अच्छे से मैथ्स को करने के लिए। सो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, सो दिस इज 22 इंटू 22 दैट इज 484 एंड साथ में यहाँ पे 2 0, सो दिस इज 2 0 नीचे डिवाइड बाय 100 हमारे पास। ऐसे आप चीज़ें करते हो जल्दी जल्दी। सो यहाँ से होगा क्या, 2 0 कटा, रेजिस्टेंस कितनी निकल के आई 484। सो रेजिस्टेंस आपके पास कितनी निकल के आई 484। कब, जब आपने मार्केट से ये चीज़ खरीदी, जब आपने बल्ब कहाँ से खरीदा, जब आपने मार्केट से बल्ब खरीदा। नाउ अब आप इसको यूज़ कर रहे हो, किसके लिए, 110 वोल्ट्स के लिए, क्योंकि आप 220 पे इसको ऑपरेट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे ऑपरेटिंग वोल्टेज आपको दी गई है कितनी 110 वोल्ट। इस केस में अब आपको बताना है कि पावर कितना कंज्यूम होगा, फिर से यही इक्वेशन लगेगी P इज इक्वल टू V²/R। नाउ V आपका कितना 110 इंटू 110 डिवाइड बाई R आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है 484। सो 11 इंटू 11 का स्क्वायर कितना होता है 11 स्क्वायर इज 121, सो दिस इज 121 एंड साथ में 2 0 मल्टीपल होंगे, सो ये बनेगा 12100 डिवाइड बाई 484। यहाँ से आपका जो आंसर है वो निकल के आएगा, क्लियर, यहाँ से जो आपका आंसर है वो निकल के आएगा। नाउ अब कैसे करोगे, अब आप पहले इस 4 को पकड़ोगे, यहाँ से 484 को पकड़ोगे, फर्दर आपको फिर सॉल्व करने की नीड भी नहीं है। 1210 डिवाइड बाई 484 को आप एज्यूम करिए, आप इसको एज्यूम करिए 500, 484 को आप एज्यूम करिए 500। अच्छा, आप इसको 500 भी यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो। नाउ जब आप इसको 500 एज्यूम करोगे, यहाँ से कितना है 1200, इसको आप अंदर एज्यूम कर सकते हो 1200। नाउ 1200 को आपको डिवाइड करना है 500 से, सो मिनिमम वैल्यू आप कितना ले सकते हो 2, सो
500 टू टाइम्स कितना बनेगा 100, या फिर सिंपली 484 टू टाइम्स आपको लेना है। सो उसी से 1210 मिनिमम डिवाइड होगा। अगर आप 3 से करोगे वो एक्सीड होगा, क्योंकि 4 × 3 कितना होता है, वो 1200 खुद होता है, फिर यहाँ से 84 भी है। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे ये मतलब आइडिया मिल रहा है कि मिनिमम जो स्टार्टिंग नंबर हमारे पास होगा दैट इज़ 2। सो 25 वोल्ट आपका आंसर होगा। ऐसे आपका दिमाग एग्जाम में चलना चाहिए। फर्दर मतलब इतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना है कि आप एग्जैक्टली 12100 को किससे डिवाइड करोगे, 484 से। ये आपको पूरा नहीं करना है, आपको बस ये पकड़ना है 484 एंड पहला नंबर आपको देखना है। सो आपका 2 आया, क्योंकि अलग ऑप्शंस जो हैं उनमें कोई 2 है ही नहीं स्टार्टिंग में। सो 25 आपका आंसर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन, लेट मी एट द पेज हियर। नहीं, ऑप्शन नहीं है। अच्छा, यहीं पे देख लेते हैं। चलिए इसको क्या कर लेते हैं, इसको छोटू बना लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ लॉन्ग सोलिनॉइड हैज 800 टर्न्स। एक लॉन्ग सोलिनॉइड आपको दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है अच्छा वो आपको 800 दी गई है। अच्छा, ए करंट आपको दिया गया है 1.6 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एंड ऑफ द सोलिनॉइड। बताइए मैग्नेटिक इंडक्शन की इक्वेशन या फिर मैग्नेटिज्म की इक्वेशन एट द एंड ऑफ सोलिनॉइड। अच्छा, बी इज कॉल्ड म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2, दिस इज एट एंडस। एंडस पे आप क्या करते हो, डिवाइड बाई 2 करते हो आप म्यू नॉट एन आई को। जो म्यू नॉट एन आई की इक्वेशन है इसको आप डिवाइड बाई 2 करते हो। नाउ करिए बी को निकालिए, म्यू नॉट का वैल्यू आपके पास कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। दिस इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये हमारे पास वैल्यू होता है। इंटू एन आपको कितना गिवन है 800। अच्छा, इंटू आई आपको कितना गिवन है 1.6। अच्छा, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको डिवाइड बाई 2 करना है। सो दिस इज 2 पाई यहाँ से बनेगा। अच्छा, इंटू 10⁻⁻7, यहाँ से 800 इंटू 1.6 करिए, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं 8 इंटू 16 करिए, या फिर 16 इंटू 8 करिए। 8 इंटू 16, 6 8 4 48, 4 गया कैरी। अच्छा, फिर 1 8 4 8 एंड 4 हो गया 12। सो दिस इज 128 हमारे पास। सो दिस विल बी इंटू 1280, क्योंकि हमने क्या लिया 8 इंटू 16, बट आपको लेना है 800 इंटू 1.6। आप यहाँ पे समझ सकते हो 800 को 1.6 या फिर ऑलमोस्ट 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये 1280 बनेगा। सो ऐसे आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हो। क्लियर। अच्छा, फिर यहाँ से अब सिंपली है, अब आप चीज़ें यहाँ से इजीली और मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1280 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 1280। अच्छा, 1280 ये कितना बनेगा 2560। सो दिस विल बी 2560 पाई इंटू 10⁻⁻7। क्लियर, 10⁻⁻7। नाउ ये जो 2560 है, क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ, ध्यान दीजिए, क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ 2.56, क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ 2.56 इंटू 10⁻3, यानी कि ये वापस से क्या बनेगा 2560 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻7। क्लियर, इंटू 10⁻⁻7। नाउ 2.56 इंटू पाई कितना होता है, 2.56 इंटू पाई होता है 3.14 इंटू 10⁻3 एंड 10⁻⁻7, दिस विल बी 10⁻⁻4। सो ये आपका क्या बनेगा 10⁻⁻4। सो सारे ऑप्शन हमने किस में लाए, 10⁻⁻4 में लाए। नाउ अब यहाँ से आपके पास ऑप्शन क्या है 2.5 इंटू 3। सो 2.5 इंटू 3 जब आप करोगे, सो 2 3 4, बताइए मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 2 3 4 मिनिमम वैल्यू कितना होगा 6 है ना, 6। बट यहाँ पे है 0.5, यहाँ पे है 1, मतलब आंसर जो होगा वो ग्रेटर देन 6 होगा। आंसर जो होगा वो ग्रेटर देन 6 होगा। अच्छा, 16 हो सकता है, जी नहीं, इतना कहाँ होगा। आंसर ग्रेटर देन 6 होगा, अप टू 8 हो सकता है। 4 से तो बड़ा ही होगा, 4 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, इसका मतलब 8 ही होगा। सो यहाँ से फर्दर आपको मल्टीप्लाई करने की नीड भी नहीं है। 2.5 को मल्टीप्लाई करिए 3.1 से, आपका आंसर जो है वो नियरली अप टू 8 आएगा। सो देयरफॉर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। क्लियर। सो यहाँ से आपको एग्जाम में मैक्सिमम 80% न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो लास्ट में आपको छोड़ने होते हैं एंड ऑप्शंस के थ्रू आपको आंसर निकालना होता है। ये ट्रिक आपको आनी चाहिए। ये चीज़ें आपको तब आएंगी जितना आपका कैलकुलेशन के ऊपर होल्ड होगा। आप फर्दर मतलब एंड पे आपको क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना होता है, आंसर्स के थ्रू आपको जाना होता है।
नेक्स्ट देखिए, टू स्ट्रेट पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर रिपल। सो दो स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, एक इधर करंट एक इधर करंट कर रहा है। सो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को बेसिकली रिपेल करेंगे। क्लियर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सो सीधे ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, 100 टर्न क्लोजली wound circular coil of radius 10 centimeter carries a current of 3.2 ampere. The magnetic moment is approximately, magnetic moment आपको निकालना है, m is equal to NIA। क्लियर, NIA। सो n आपको कितना गिवन है, 100। अच्छा, I आपको यहाँ पे कितना गिवन है, I आपको गिवन है 3.2। अच्छा, इंटू A। नाउ आपको सर्कुलर कॉइल दी गई है जिसका रेडियस आपको दिया गया है। नाउ एरिया हमारे पास कितना होता है, एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर, एरिया हमारे पास क्या होगा, एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर होगा। दिस विल बी पाई। अच्छा, आर आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो आर पहले आप कन्वर्ट करिए इसको 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कितना होता है, 0.1 मीटर। सो दिस इज 0.1 का स्क्वायर। सो दिस इज हमारे पास एम कितना था, अच्छा एन कितना था, एन किधर गया, 100। आई कितना, 3.2 इंटू पाई मीन्स 3.14 इंटू ए 0.1 का स्क्वायर। सो यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब 100 इंटू 3.2 कितना होगा, 320 हमारे पास। 100 इंटू 3.2 कितना होगा, 320 इंटू पाई 3.14 इंटू 0.1 का स्क्वायर दैट इज 0.01। 0.1 का स्क्वायर क्या होता है, 0.01। यहाँ से फर्दर जब आप कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर निकल के आएगा। अगेन आप ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हो। देखिए 40, 20, 5, 10, देखिए यहाँ पे 320, 3 एंड 0.01। यहाँ से अगर आप देखोगे दिस इज 320, दिस इज हमारे पास 320 इंटू 3.14 इंटू 0.01। जब आप 3.14 को मल्टीप्लाई करोगे 0.01 से, दिस इज सिंपल 0.0314। नाउ आपको एक क्लियर कट समझ में आ रहा है, दिस इज 3, यहाँ से 3 3 आर 9। सो वैल्यू ऑलमोस्ट नियर किससे होगा, नियर टू 10 होगा। इसका मतलब जो हमारे पास आंसर होगा वो 10 रहेगा यहाँ पे। क्लियर, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो आंसर रहेगा दैट इज 10 यहाँ पे। सो फर्दर अगेन यहाँ पे आपको मल्टीपल करने की नीड नहीं है। सो इस सेशन से मेरे हिसाब से ये चीज़ें भी आप यहाँ से सीख रहे होंगे कि लास्टली आपको जल्दी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी या पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज। सो आपको क्या गिवन है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। सो बताइए पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ससेप्टेबिलिटी काई एम आपको बतानी है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में काई एम क्या होती है, इट इज स्मॉल बट पॉजिटिव। सो हमारे पास क्या होती है, स्मॉल बट पॉजिटिव दैट इज काई एम का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। क्लियर, सो इट इज पॉजिटिव बट स्मॉल। सो पॉजिटिव बट स्मॉल, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आइए ये वाले क्वेश्चन के ऊपर, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कॉइल ऑफ ए सोलेनॉइड इज डबल्ड द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द सोलेनॉइड विल। सो आपको बताना है सेल्फ इंडक्शन के साथ क्या होगा, रिमेन अनचेंज्ड, बी हाल्वर्ड, बी डबल्ड, बी कम्स 4 टाइम्स। सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज डबल्ड, सेल्फ इंडक्शन के साथ क्या होगा। नाउ सेल्फ इंडक्शन की इक्वेशन हमारे पास है, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए स्मॉल एल। ये हमारे पास है इक्वेशन, एल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एल आपको क्लियरली दिख रहा है, प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। नाउ हमारे पास, अच्छा एल को आपने क्या किया, डबल, मीन्स एल डैश जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू, अच्छा किसको आपने डबल किया, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया। सो 2n। सो एल डैश बताइए क्या निकलेगा, नया सेल्फ इंडक्शन हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सो दिस इज 2n का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 4n का स्क्वायर, मीन्स ये कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। क्लियर। In a pure inductive circuit with AC source, the current lags behind EMF by, बताइए हमारे पास क्या होता है इन अ प्योर इंडक्टर। सो प्योर इंडक्टर के केस में क्या होता है, जो V होता है दैट लीड्स I, या फिर I जो है वो लैग करेगा किसको, V को, कितने एंगल से, π/2 एंगल से। सो π/2 आपका करेक्ट रहेगा। अच्छा इस हिसाब से प्योर कैपेसिटर में क्या होता है, प्योर कैपेसिटर में इसका बेसिकली क्या होगा, अपोजिट होगा, जो I होगा वो लीड करेगा V को, या फिर V लैग होगा किसके बिहाइंड, I के बिहाइंड, अगेन बाय π/2। एंड प्योर रेजिस्टेंस में दोनों सेम फेज में होते हैं।
नेक्स्ट, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट एंड गामा रेज इज। सो आपको पता है गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। सो इससे आप इजीली कर सकते हो जल्दी जल्दी। वेव लेंथ आपको पता है इस साइड ज़्यादा होती है हमारे पास रेडियो वेव्स की ओर, एंड इधर की ओर जो वेव लेंथ है वो हमारे पास डिक्रीज चली जाती है। गामा रेज में सबसे कम वेव लेंथ हमारे पास होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ। एंड अब आप यहाँ से कैसे क्वेश्चन करोगे, आप मार्क करोगे जो जो आपको गिवन है। इंफ्रारेड, ध्यान से देखिए, इंफ्रारेड, अच्छा, माइक्रोवेव, अच्छा, फिर आपको क्या गिवन है, अल्ट्रावायलेट, एंड आपको गिवन है गामा रेज। क्लियर। सो देखिए आपको क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि पहले सबसे बड़ा। सो सबसे बड़ा क्या होगा, माइक्रोवेव। सो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। सो या तो ए है या तो बी। माइक्रोवेव के बाद क्या होगा, इंफ्रारेड। सो ऑप्शन ए सीधे बनेगा, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज। माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज आपका ऑप्शन बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, लाइट ऑफ वेव लेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन टू मेटल्स ए एंड बी। सो दो मेटल्स आपके पास हैं, ए और बी मेटल। अच्छा, इनके ऊपर लाइट जो है इंसिडेंट है, जिसकी वेव लेंथ आपको दी गई है 3500 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इनका वर्क फंक्शन आपको गिवन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इसका 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए एंड बी का रेस्पेक्टिवली। दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड बाई, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इमिट करेगा। क्लियर, कौन सा इमिट करेगा। सो आपको बेसिकली इसको कन्वर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। आप मतलब देख सकते हो, फिर बेसिकली आप इसको कन्वर्ट करिए एनर्जी में। सो उस एनर्जी को फिर आप इसके साथ कंपेयर करोगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्ट, आपको आइडिया मिल जाएगा। सो ई हमारे पास कितना होता है, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। एच का वैल्यू आपको पता होता है 6.64, अच्छा, इनटू हमारे पास 10⁻⁻34, इनटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸, अच्छा, डिवाइड बाय लैम्बडा। लैम्बडा आपको गिवन है कितना, 3500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करिए मीटर के अंदर, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। सो सारे एसआई में आपको आपने वैल्यूज़ लाए यहाँ पे। सो जितने भी वैल्यूज़ थे उनको आपने एसआई में लाया। नाउ 6.6 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, आंसर विल बी, क्योंकि 6 इंटू 3 18, 6.6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर होता है 19.9। 6.6 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, इंटू में ध्यान से देखिएगा 10⁻⁻34 इंटू 10⁸, या फिर आप यहीं पे इसको सॉल्व भी कर सकते थे। चलिए करिए सॉल्व, 10⁻⁻34 एंड 8 यहाँ पे। सो 26, दिस इज 26, क्योंकि 34 और 8, 26 और 8 कितना बनेगा, 34 बनेगा। सो दिस इज 10⁻26। अच्छा, डिवाइड बाय नीचे जो 3500 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻10। सो ये जो 10⁻³ एंड इंटू 10⁻⁻10 है, ये फर्दर हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 10⁻⁻7, ये बनेगा 10⁻⁻7। सो आपके पास क्या बचेगा, 19.9 डिवाइड बाई 3.5 इंटू में 10⁻26 डिवाइड बाई 10⁻7 हमारे पास। क्लियर, -7 हमारे पास। नाउ ये जो -7 है, ये जब ऊपर आएगा दिस विल बी +7। सो -26 +7, सो दिस विल बी 10⁻⁻19। 19.9 को किससे डिवाइड करिए, 3.5। इसको आप मानिए 19.9 को आप मानिए 20, 3.5 को आप मानिए 4। सो वैल्यू जो होगा वो ऑलमोस्ट 5 होगा। वैल्यू जो हमारे पास होगा दैट विल बी ऑलमोस्ट 5। इनकी 20 डिवाइड बाई 4 कितना होगा, 5। 5 से कम ही, मतलब ज़्यादा ही होगा। क्यों, 19.9 यहाँ पे 3.4, 3.5 को मैंने एज्यूम किया 4, एंड 19.9 को मैंने एज्यूम किया 20, मीन्स वैल्यू जो होगा दैट विल बी 5 पॉइंट समथिंग। लेट इट इज़ 5.3 मानिए, 5.3 एज्यूम, मैंने एक्चुअल वैल्यू में नहीं निकाल रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा। सो 5.3 इंटू 10⁻⁻19। सो जब आप इसको क्या करोगे, जब आप इसको बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, आप लोगे 5.3 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई करोगे, वैल्यू याद है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे आपको निकालना है। फिर 5.3 को एज्यूम करिए 6,
सो यहाँ पे 1.5 आपके पास, 1.5 इंटू 6 वो ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट समथिंग, यानी कि 3 को वैल्यू एक्सीड कर रहा है, लेट इट विल बी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 3.2 आ रहा है, मतलब इसको ये क्या कर रहा है, इसको ये बेसिकली एक्सीड कर रहा है, देयरफॉर ओनली बी विल इमिट, खाली बी इमिट करेगा, क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है, ये इमिट नहीं कर पाएगा, ओनली बी विल इमिट हमारे पास। सो मेटल बी ही इमिट कर पाएगा, क्योंकि उसका वैल्यू कम, एंड हमारे पास आंसर जो है दैट इज़ 3 पॉइंट समथिंग। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। फोटो करंट इंक्रीज विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो ऑलरेडी ये चीज़ आपको पता है, जी हाँ, जो हमारे पास आई पी होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, यानी कि फोटो करंट हमारे पास जो है दैट इंक्रीज विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जी हाँ। एंड अगर आप देखोगे क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ जो हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो बेसिकली इंक्रीज करते हैं। सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज विथ इंटेंसिटी, जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं। फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी, जी नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, जी नहीं। तो पहला ही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम एन ऑर्बिट with level n is equal to 3 to an orbit n is equal to 2, the emitted radiation has a wavelength of, so simply 1 by lambda is equal to r 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, इसका आप यूज़ करोगे, दिस इज़ r। अच्छा, यहाँ से 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर, क्योंकि आपको 3n2 के बारे में बात की गई है। सो दिस इज़ r 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9। यहाँ से पता होगा आपको ये चीज़, क्लास 11th में भी आपने पढ़ी, क्लास 12th में भी, क्लास 11th में केमिस्ट्री में आपने ये चीज़ें पढ़ी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा, एंड 12th में आपने फिजिक्स में पढ़ा। अच्छा, फिर 9 यहाँ से 4 9 इज आर 36 मल्टीपल में r। सो 9 माइनस 4 कितना हो गया, 5r डिवाइड बाई 36, ये आपने 1 बाई लैम्बडा निकाला, लैम्बडा निकालिए ज़रा, लैम्बडा होगा 36/5r। सो लैम्बडा आपका कितना होगा, लैम्बडा होगा 36/5r। Which one of the following cannot be used as a moderator in a nuclear reactor? So इनमें से आप मॉडरेटर कौन सा, इनमें से मॉडरेटर कौन सा आप यूज़ नहीं करते हो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर? वाटर, मोल्टन सोडियम, हैवी वाटर, ग्रेफाइट। वाटर, हैवी वाटर, ग्रेफाइट। वाटर बेसिकली हैवी वाटर होता है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं, क्योंकि मोल्टन सोडियम हम यूज़ नहीं करते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? सो ये थे 45 क्वेश्चन रिगार्डिंग योर फिजिक्स। आप अपना स्कोर मेंशन करिए कि आपके कितने बन रहे हैं, एंड साथ में मेंशन करिए कि अगर आपको केमिस्ट्री का सेशन भी चाहिए वो भी हम फिर कंडक्ट कराते हैं। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।